वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्टली कल हम लोग ने जो स्टडी किया था वो स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में और स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एसिड और बेस स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे थे, है ना। थोड़ा सा बेस के अंदर जब हम बात करते हैं तो एमाइंस को भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता है। तो बेस के अंदर मैंने आपको कल ये बताया था कि व्हाट आर बेस, बेस क्या होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बाकायदा ये बताया था कि बेस का मतलब होता है 1 मिनट। तो बेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और बेस में मैंने आपको ये बताया था कि बेस का मतलब क्या होता है। बेस का मतलब होता है जो H+ को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और तो बेस को क्या होना चाहिए। अगर H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो बेस को क्या होना चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिच के लिए मैंने आपको बताया था या तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो या फिर उसके पास लोन पेयर। किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन रिच होना है तो उसके लिए या तो उसके पास में लोन पेयर हो या उसके पास में आपका नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जितनी ज्यादा रहेगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। ठीक है ना, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना था। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं एमाइंस। तो एमाइंस में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिया। अमोनिया होता है NH3। ठीक है ना, ये आपका हो गया अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन पर आपका ये लोन पेयर मौजूद रहता है। ठीक है, फिर हमने एमाइन बनाया तो एमाइन में आपका बेसिक एमाइन, आपका प्राइमरी एमाइन ये हो गया NH2। यानी इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाए और CH3 ग्रुप या C2H5 ग्रुप की किसी भी एल्काइल ग्रुप को लगा दिया जाए तो हम इसे बोलते हैं ये 1 डिग्री एमाइन होता है। दिस इज 1 डिग्री एमाइन। ठीक है ना, दिस इज 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, ये आपका होता है अमोनिया। अमोनिया 1 डिग्री एमाइन। अगर नाइट्रोजन से एक और हाइड्रोजन को कम कर कर एक तरफ और आपका किसी एल्काइल ग्रुप को लगा दिया जाए, यानी सिर्फ इसके पास एक ही हाइड्रोजन बचे, इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचे है तो हम इसे बोलते हैं 2 डिग्री एमाइन। और इस पर भी आपका लोन पेयर रहता है तो ये बन गया आपका 2 डिग्री एमाइन। ठीक है ना, अगर हम सारे के सारे हाइड्रोजन हटा देते हैं और तीनों तरफ से आपका एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, यानी 3 बॉन्ड एल्काइल ग्रुप से लगे हों किसके, नाइट्रोजन के। ठीक है, और एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, हम इसे बोलते हैं 3 डिग्री एमाइन। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे एमाइंस के बारे में तो एमाइंस पर भी आपका लोन पेयर होता है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं अमोनिया पर भी लोन पेयर है। अगर मैं इसे H+ दूंगा तो बड़े आराम से H+ इससे इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ में ये जुड़ जाएगा और अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। मतलब अमोनिया इज बेसिक इन नेचर बिकॉज ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। अमोनिया H+ को एक्सेप्ट कर रही है तो अमोनिया आपकी क्या हो गई है, बेसिक हो गई है नेचर में। सेम थिंग विद द एमाइंस आल्सो। एमाइंस के साथ में भी ऐसे ही होगा, जैसे आपका ये H+, ये है ना, H+ को ये एक्सेप्ट करता है। CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। CH3 आप ये जानते हो कि ये अपने आप में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और अगर आपका ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना इसके लिए और आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब अमोनिया से ज्यादा बेसिक कौन है, 1 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री एमाइन में अगर हम देखेंगे तो अगर हम यहाँ पर H+ देते हैं, ठीक है, तो ये 2 डिग्री में दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है नाइट्रोजन के ऊपर, तो इसका इलेक्ट्रॉन का पेयर देना और आसान हो गया और आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा H+ को। तो 2 डिग्री एमाइन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एमाइन। 3 डिग्री एमाइन ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा क्योंकि ये सबसे इजीली H+ दे सकता है। भाई इधर उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे तो देने में क्या तकलीफ है, कोई भी तकलीफ नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, 3 डिग्री एमाइन होती है, फिर कौन होता है 2 डिग्री एमाइन होता है, फिर कौन होता है आपका 1 डिग्री एमाइन होता है। ये आपका ऑर्डर चलता है और इसके बाद में अमोनिया आता है। तो एमाइंस का बेसिक नेचर कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ एमाइन, बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस, एमाइंस का ये बेसिक नेचर। लेकिन ये एमाइंस का बेसिक नेचर होता है गैस फेज में। अगर हम यहां पर बात करते हैं, ये गैस फेज है, गैस फेज में आपका ऐसा होगा। अगर हम एक्वस फेज में यहां पर बात करें, एक्वस फेज में बात करें तो यहां पर ये बिल्कुल ही अलग चलता है। एक एक्वस सॉल्यूशन में एक और फैक्टर काम करने लगता है। इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन वन मोर फैक्टर, एक और फैक्टर होता है, वन मोर फैक्टर, एक और फैक्टर यहां पर काम करता है। और वो फैक्टर कौन होता है, वो फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां नाइट्रोजन के साथ में तो हाइड्रोजन है ही, नाइट्रोजन के साथ में तो आपका हाइड्रोजन है ही, है ना।
वाटर में ऑक्सीजन के साथ में भी हाइड्रोजन आ जाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब जब वाटर में इसका सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो क्या होता है, तो बेसिक नेचर में याद रखिएगा जो 2 डिग्री एमाइन रहता है ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है। बस इस बात को याद रखिएगा, 2 डिग्री एमाइन सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। क्यों सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, जरा उसका रीजन समझ लेना। जैसे हमने ये लिया CH3 ग्रुप, यहां पर ये N लगाया और एक CH3 ग्रुप हमने ये लगाया, अभी इसके पास में एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। 3 डिग्री के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, समझ लेना बात को बहुत अच्छे से। 3 डिग्री के पास में आपका एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। हाइड्रोजन नहीं होगा तो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन ही नहीं करेगा। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन ही नहीं कर रहा है। और 1 डिग्री में अगर हम बात करते हैं तो आपके ये 2-2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, लेकिन एक एल्काइल ग्रुप कम हो जा रहा है। ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। कैसे, यहां देखो ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, 2-2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके किसके साथ में, जैसे इसे वाटर के साथ में हमने लगा दिया, तो वाटर के साथ में आपका ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके यहां से भी तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचकर इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचकर ये भी तो इलेक्ट्रॉन यहां पास करके यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो 2 एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर सबसे ज्यादा हो जाती है। और जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है तो H+ को देना ज्यादा आसान हो जाता है, ज्यादा आसान हो जाता है H+ को इलेक्ट्रॉन देना। बात समझ आई है? तो इसीलिए मैं यहां पर ये कह रहा हूं आपसे कि यहां पर 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगा, 2 डिग्री एमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। फिर आपका 3 डिग्री भी हो सकता है और 1 डिग्री भी हो सकता है। 3 डिग्री 1 डिग्री से कम बेसिक भी हो सकता है, बहुत अच्छे सुन लेना। और ये आपका 1 डिग्री से ज्यादा बेसिक भी हो सकता है। तो यहां पर कोई कंफर्मेटरी नहीं है 3 डिग्री पहले आएगा कि 1 डिग्री पहले आएगा। ये आपका बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा, आपका कौन सा एल्काइल ग्रुप लग रहा है। अगर यहां पर मिथाइल ग्रुप लग रहा है तो आपका यहां पर 3 डिग्री पहले आ जाएगा और 1 डिग्री बाद में आएगा। और अगर आपका इधर पर इथाइल ग्रुप लग रहा है तो यहां पर 1 डिग्री पहले आएगा और 3 डिग्री बाद में आएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई सभी को ये बात? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद में ये आपका यहां पर बेसिक नेचर, तो ये हो जाएगा बेसिक नेचर ऑफ एमाइन, बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस ऐसा चलता है आपका, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए भाई, अब देखते हैं हम यहां पर नया आपका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जो कि होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस एंड डीलोकलाइजेशन एंड मीसोमेरिक इफेक्ट। सब कुछ एक साथ ही काउंट होता है आपका, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं रेजोनेंस को, ठीक है भाई। रेजोनेंस एंड डीलोकलाइजेशन। रेजोनेंस एंड डीलोकलाइजेशन, ठीक है, और ये मीसोमेरिक इफेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए भाई, रेजोनेंस बेसिकली है क्या, पहले तो हमें रेजोनेंस को समझना है कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। तो शुरू में हमारे जैसे रेजोनेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे शुरू में आपके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखने की कोशिश करी कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, इसका कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, ये इन्होंने देखने की यहाँ पर कोशिश करी, यहाँ पर ये समझने की कोशिश करी कि भाई कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। तो उन्होंने ये बनाया, उन्होंने कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में लगता होगा, एक ऑक्सीजन आपका सिंगल बॉन्ड के साथ में, दूसरा ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्ड के साथ में, इन दोनों पर -2 चार्ज है तो माइनस माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कुछ इस टाइप से आपका इसका स्ट्रक्चर होता होगा। तो कुछ एक साइंटिस्ट ने ये कहा, कहने लगे जरूरी है क्या ऐसा स्ट्रक्चर होता हो? उन्होंने कहा ऐसा भी तो स्ट्रक्चर हो सकता है, डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन पर हो, ये यहां पर हो, और ये यहां पर सिंगल बॉन्ड हो, इस पर नेगेटिव चार्ज हो, इस पर नेगेटिव चार्ज हो। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसी भी पॉसिबिलिटी। उन्होंने कहा एक पॉसिबिलिटी और है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पर हो, ठीक है ना।
ये हो गया भाई, ये हो गया और ये हो गया, और यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। उन्होंने कहा ऐसा भी हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा ये तीनों स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन बेसिकली अगर यहां पर देखा जाए तो देखो बेटा, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड हमेशा डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। यहां हालांकि बात करें तो इन तीनों में आपका एनर्जी लेवल सेम है, लेकिन अभी आप आगे जाकर देखोगे कि जब हम एक ही चीज के कैनोनिकल स्ट्रक्चर बहुत सारे बनाते हैं तो उन सबकी एनर्जी, सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी अलग अलग होती है। तो अभी हम ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, वैसे इन तीनों की एनर्जी बराबर है, ये हम मान लेते हैं ये तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, इन तीनों की एनर्जी अलग अलग है। हम ये मान लेते हैं इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है और इसकी एनर्जी E3 है। हमने ये मान लिया ये तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, इन तीनों की एनर्जी अलग अलग है, और हमने ये मान लिया कि यहाँ पर E1 की एनर्जी सबसे कम है। हमने मान लिया लोएस्ट एनर्जी का स्ट्रक्चर है, लोएस्ट एनर्जी का ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये देखा। अब देखो जब ये स्ट्रक्चर देखा गया तो यहां पर कैलकुलेशन हो चुकी थी कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है। डबल बॉन्ड क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग होता है और जितना बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है, जितना बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती जाएगी। तो यहां पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जानी चाहिए बाकी दो बॉन्ड से, बाकी दो सिंगल बॉन्ड से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जानी चाहिए भाई, इसकी बॉन्ड लेंथ को आपको कम हो जाना चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा चलो भाई होना तो ऐसा ऐसा चाहिए। तो उन्होंने जब एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका चेक किया, किससे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, ठीक है ना। बट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से जब इस चीज को चेक किया गया, शोज दैट ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, इक्वल है। इसने ये देखा है कि सारे के सारे बॉन्ड्स तो इक्वल है। अरे सारे के सारे बॉन्ड्स इक्वल हैं, ये तो बड़ी खतरनाक बात हुई है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, सारे बॉन्ड इक्वल है भाई, कहीं ना कहीं तो एक जगह आपका डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अब इन्होंने इसकी एनर्जी चेक करी, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी चेक करी, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी ना तो E1 थी, ना E2 थी, ना E3 थी, उसकी एनर्जी E1 से भी कम थी। और एनर्जी हम जानते हैं स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर की जो एनर्जीज थी वो आपकी E1 से भी कम थी, ठीक है ना। तो ये देखा गया कि एक्चुअल स्ट्रक्चर have properties of all three canonical form। अब ये कैनोनिकल फॉर्म क्या है, कैनोनिकल फॉर्म और लोएस्ट स्ट्रक्चर भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या होता है कि जैसे आपके घर में एक आदमी आया और आपका चोरी करके चला जाए, है ना। अब एक आदमी आया और आपके घर में आके चोरी करके अगर चला गया, अब पुलिस आई और पुलिस ने कहा कि भाई इसका स्केच बनवाओ, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से 3-4 आदमी सिलेक्ट करोगे। कैसे भाई, उसकी जो हाइट थी वो आयुष्मान जैसी थी, उसकी जो नाक थी या उसके बाल थे वो आपके सावंत जैसे थे, ठीक है ना। और उसकी क्या नाम से जो कहा जाए जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो अदिति जैसा था। तो आपने 3-4 लोगों को मिलाकर यहाँ पर आपने बोल दिया कि भाई हाँ भाई ये चीजें हो गई है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे हमारा वो चोर है, हमारा फाइनली जो चोर है वो ऐसा ऐसा है। अब क्या होगा कि ना आयुष्मान चोर है, ना सावन चोर है, ना आदित्य चोर है, लेकिन हमें एक बात यहाँ पर ये समझ में आती है, क्या समझ में आती है कि इन तीनों की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज उसके अंदर एक्चुअल चोर के अंदर मौजूद है। तो ऐसी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो उसके अंदर ये जो E1 मॉलिक्यूल, ये पहला वाला जो मॉलिक्यूल है, इसकी भी प्रॉपर्टीज मौजूद है, इसकी भी प्रॉपर्टीज मौजूद है, इसकी भी प्रॉपर्टीज मौजूद है, इन तीनों की प्रॉपर्टीज मौजूद है, लेकिन वो इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, इन तीनों की प्रॉपर्टीज मौजूद है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज किसकी मौजूद होंगी, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज उसके अंदर मौजूद होती हैं और इन तीनों स्ट्रक्चर्स की अब हमें जरूरत पड़ती है उसे एक्सप्लेन करने के लिए, हमें जरूरत पड़ती है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। इसलिए जितने स्ट्रक्चर्स को जोड़कर आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, यानी चोर की शक्ल आप जो बनवा रहे हो, तो जितने लोगों को जोड़कर बनवा रहे हो वो सब कैनोनिकल फॉर्म कहलाएंगे उस चोर की,
है ना। तो ऐसे ही जितने स्ट्रक्चर्स की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, किसके लिए जरूरत पड़ रही है, एक्चुअल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, वो सारे स्ट्रक्चर कैनोनिकल फॉर्म कहलाते हैं। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में क्या है, तो जब उन्होंने ये देखा, क्या देखा कि यहां पर तो सारे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में उन्होंने देखा कि सारे बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के हैं, तो उन्होंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, तो उन्होंने कहा ये ऐसे ही पॉसिबल हो सकता है कि ये इसमें एक जो पाई बॉन्ड है, ये एक जो पाई बॉन्ड है इसका डीलोकलाइजेशन हो रहा हो। डीलोकलाइजेशन मतलब ये घूम रहा हो, कैसे कैसे घूम रहा हो, ये यहां पर भी मौजूद हो एक ही टाइम पर, यहां पर भी मौजूद हो और यहां पर भी मौजूद हो एक ही टाइम पर। ठीक है, कैसे यार, एक ही टाइम पर तीन जगह कैसे मौजूद हो सकता है भाई, कैसे मौजूद हो सकता है, तो इसका आंसर है आपके घर का पंखा। देखो आरुषि के ऊपर भी लटक रहा है और सावंत के ऊपर भी लटक रहा है। यहां पर देखो आपको ये तीन ब्लेड्स नजर आ रहे हैं, है ना। तो इसमें ये तीन ब्लेड्स हैं और इनकी लोकलाइज्ड पोजीशन है। लोकलाइज्ड पोजीशन यानी कि ये आपके एक जगह पर फिक्स है और देखो आप इसके आर पार नहीं देख पा रहे हो, है ना। अभी मैं इस पंखे को अगर चला दूं, मतलब मैं तो यहां से नहीं चला पाऊंगा, अगर आप लोग चला दोगे, ठीक है, तो ये पंखा इतनी तेजी से घूमेगा कि ये फ्लैप्स एक ही टाइम पर सभी जगह मौजूद होगी और इसके आर पार भी दिखना चालू हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। समझ में आई ये बात, इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। तो बिल्कुल यही काम कहां पर होता है, यही काम इस स्ट्रक्चर में भी होता है बच्चों। कैसे होता है जरा समझते हैं, कैसे होता है। यहां पर ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, ये ऑक्सीजन लगा है सिंगल बॉन्ड से। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये यहां पर भी मौजूद रहेगा और ये यहां पर भी मौजूद रहेगा और ये यहां पर भी मौजूद रहेगा। भाई पंखे के ब्लेड एक ही टाइम पर सभी जगह कैसे मौजूद है, क्योंकि वो डीलोकलाइज हो गया। अब लोकलाइज नहीं रहे, वो डीलोकलाइज हो गए। डीलोकलाइज मतलब, लोकलाइज मतलब एक जगह फिक्स और डीलोकलाइज मतलब वो चलते हुए हो गए। वो कैसे हो गए, वो चलते हुए हुए, वो बड़ी तेजी से चल रहे हैं और जब वो चल रहे हैं तो वो एक ही टाइम पर सभी जगह पर मौजूद है। तो कोई भी चलती हुई चीज एक टाइम पर एक जगह फिक्स नहीं होती है, एक टाइम पर एक जगह फिक्स नहीं होती है, वो चलती रहती है ना। तो ऐसे ही आपका ये भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर चल रहा है, इसका डीलोकलाइजेशन हो गया, ये डीलोकलाइजेशन हो गया। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई थी, तो यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पहली बात तो पाई इलेक्ट्रॉन है और पाई इलेक्ट्रॉन की यहां शिफ्टिंग नहीं हो रही। शिफ्टिंग मतलब हल्का सा खिसक जाना। पाई इलेक्ट्रॉन का यहां डीलोकलाइजेशन हो रहा है। डीलोकलाइजेशन मतलब वो पूरे में घूम रहा है, बिल्कुल पोजीशन चेंज कर रहा है, शिफ्टिंग शिफ्टिंग नहीं कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, ये डीलोकलाइज हो रहा है, ये पूरे में घूम रहा है। तो उन्होंने कहा कि यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये तीनों जगह मूव कर रहा है और जब तीनों जगह एक ही टाइम पर तीनों जगह मौजूद रहेगा, जब एक ही टाइम पर तीन जगह मौजूद रहेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इन तीनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगी, इन तीनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगी। और यहां बॉन्ड लेंथ कितनी निकलेगी इसकी, तो देखो वन बॉन्ड तो सभी जगह है ही है और एक बॉन्ड तीन पोजीशन पे बटा है तो 1/3, हर एक को कितना मिला 1/3। 1/3 का मतलब कितना होता है 0.3, तो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ रहती है वो कितनी आ जाती है 1.3, ये आपकी इसकी बॉन्ड लेंथ आ जाती है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन घूमने से चार्ज भी डीलोकलाइज्ड होगा। भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन जहां पर भी मौजूद है, जैसे इस केस में यहां पर मौजूद है, तो यहां पर देखो माइनस चार्ज नहीं है, यहां अभी माइनस चार्ज था लेकिन जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन आ गया माइनस चार्ज गायब हो गया, है ना। अब यहां देखो, यहां पर क्या है आपका माइनस चार्ज था लेकिन जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन आया माइनस चार्ज यहां से गायब हो गया और जिस पर आपका माइनस चार्ज नहीं था उस पर माइनस चार्ज आ गया। तो इसका मतलब यहां पर माइनस चार्ज का भी क्या हो रहा है बच्चों, माइनस चार्ज का भी क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो माइनस चार्ज भी डीलोकलाइज होगा, तो यहां चार्ज कितना रहेगा, तो चार्ज जो रहेगा -2 चार्ज है, दो माइनस के चार्ज है और इन्हें तीन जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो हर एक को कितना मिलेगा -2/3। इसे भी कितना मिलेगा -2 चार्ज और तीन जगह पर होना है, -2 चार्ज और तीन जगह पर होना है, तो हर एक को कितना मिलेगा -2/3 यहां पर चार्ज मिलेगा। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी 1.3 आएगी। तो यहां ये जो डीलोकलाइजेशन की फिनोमेना है इसी को रेजोनेंस कहा जाता है। पर हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत यह है कि चलती हुई चीज को आप कभी बना ही नहीं सकते। आप जिस भी चीज को बनाओगे वो तो रुकी हुई होगी कि नहीं होगी, रुकी हुई होगी कि नहीं होगी। अब जैसे अगर सपोज करो मैंने यहां पर ये कार बना दी, बताओ ये कार चल रही है या रुकी हुई है,
बिल्कुल आपकी ये रुकी हुई कार है, लेकिन अगर मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक बात को समझो, मैंने ये कुछ आपके ऐसे साइंस लगा दिए, तो ये साइन लगाने से क्या हो जाता है, चल रही है। अब ये बताओ कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में चल रही है कि राइट डायरेक्शन में चल रही है? लेफ्ट में चल रही है, ये हमें समझ में आ रहा है। ये गाड़ी आपकी लेफ्ट में चल रही है, ये बात आपकी समझ में आ रही है, ठीक है ना। जब ये बात आपकी समझ में आ रही है, आप देखना जरा, चलो भाई, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हमने यहां पर लगा दिया इसे। अब किस डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट में या राइट में? राइट। अब राइट में जा रही है। तो देखो कार तो हमने वैसी बनाई है, हमने सिर्फ डॉटेड लाइन यूज करी है ना, तो ऐसी डॉटेड लाइन तो ये वाले स्ट्रक्चर में भी हमने यूज करी है। तो डॉटेड लाइन मतलब यहां पर क्या दिखा रही है, मोशन दिखा रही है। लेकिन यहां पर बाकायदा आपको ये समझ में नहीं आ रहा, अगर मैंने ये डॉटेड लाइन लगाई कि दो पाई बॉन्ड यहां पर रोटेट कर रहे हैं या एक पाई बॉन्ड रोटेट कर रहा है, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? नहीं, ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है कि कितने पाई बॉन्ड यहां पर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आरुषि, नहीं आई बात समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं? सर आ गई है ना। तो पाई बॉन्ड यहां पर कितने रोटेट कर रहे हैं, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। पाई बॉन्ड कितने रोटेट कर रहे हैं, ये बात तो यहां पर समझ में नहीं आ रही है। जब ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो इस बात को समझाने के लिए, भाई ये कार तो सीधी सिंपल बात है, ये चल रही है। अब जैसे कार के बारे में और डिटेलिंग में पूछ लूं, कार कितनी स्पीड से जा रही थी तो वो थोड़ी ना बता पाओगे, कार में कितने लोग बैठे थे, कितनी स्पीड से जा रही, तो ये थोड़ी आप लोग बता पाओगे, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी कितने पाई बॉन्ड आपके चल रहे हैं, यहां पर कितने पाई बॉन्ड चल रहे हैं, ये आप नहीं बता पाओगे। तो ये चीज एक्सप्लेन करने की, और यहां एक्सप्लेनेशन की बहुत जरूरत है, यहां एक्सप्लेनेशन की बहुत जरूरत है। तो यहां पर कैसा क्या फिनोमेना चल रही है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ कैनोनिकल फॉर्म चाहिए पड़ेंगे। तो ये कैनोनिकल फॉर्म हमें यहाँ क्या बता रहे हैं, ये पाई बॉन्ड यहां भी है, ये पाई बॉन्ड यहां भी है, और ये पाई बॉन्ड यहां पर भी मौजूद है। ये कैनोनिकल फॉर्म्स हमें ये बता रहे हैं, ये पाई बॉन्ड यहां पर भी, ये पाई बॉन्ड यहां पर भी, और ये पाई बॉन्ड यहां पर भी मूव कर रहा है। यानी ये बता रहा है कि एक टाइम पर ये ऐसा है, एक टाइम पर ये कैसा है, एक टाइम पर ये ऐसा है, और सारे टाइम पर ये बिल्कुल ये पाई बॉन्ड सभी जगह मौजूद है। तो देखो ये कैनोनिकल फॉर्म देखकर आपको समझ में आ रहा है कि एक पाई बॉन्ड यहां पर क्या कर रहा है, क्या हरकत कर रहा है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ये वाले मॉलिक्यूल जैसा क्यों नहीं है? तो दोनों में क्या फर्क है? तो दोनों में ये फर्क है, ये लोकलाइज्ड मॉलिक्यूल है। ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये लोकलाइज्ड मॉलिक्यूल है। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर डीलोकलाइजेशन है। यहां पर क्या है? डीलोकलाइजेशन है। बात समझ आई है? तो दोनों में फर्क ये है कि ये वाला मॉलिक्यूल आपका लोकलाइज्ड मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल आपका लोकलाइज्ड मॉलिक्यूल है, E1 वाला मॉलिक्यूल आपका लोकलाइज्ड मॉलिक्यूल है, और जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो आपका डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूल है। वो कैसा मॉलिक्यूल है? डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूल है। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। तो अब एनर्जी का डिफरेंस क्यों निकल रहा है? यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड और वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, तो एनर्जी का डिफरेंस क्यों निकल रहा है? तो जो एक्चुअल में एनर्जी का डिफरेंस निकल रहा है, यानी अगर आप इस एक्चुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी को ER मान लीजिए, रिजल्टेंट एनर्जी है ना, तो इसका डिफरेंस निकाले, सबसे कम एनर्जी किसकी है? ER की सबसे कम एनर्जी है, ठीक है ना, और E1 की उससे ज्यादा एनर्जी है, फिर E2 की है, फिर E3 की, आपकी इन सब की ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल की ER ना कहकर हम इसे एक काम कर रहे हैं, हम ER ना कहकर हम इसे बोल दे रहे हैं E एक्चुअल, EA, E एक्चुअल बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो E1 की एनर्जी ज्यादा है, किससे? EA से। तो अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो जो डिफरेंस निकलेगा वो रिजल्टेंट एनर्जी कहलाएगी, रिजल्टेंट एनर्जी या फिर आपकी रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगी। क्योंकि ये जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, ये डीलोकलाइजेशन में एनर्जी यूज हो रही है। किस में यूज हो रही है एनर्जी? डीलोकलाइजेशन में। भाई इसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, ऊपर वाले के अंदर ज्यादा एनर्जी है, और इसके अंदर कम एनर्जी है, तो इसके में से एनर्जी कहां चली गई? E एक्चुअल में से एनर्जी कहां चली गई? E1 के अंदर जो ज्यादा एनर्जी थी, तो वो एनर्जी डीलोकलाइजेशन कराने में यूज हुई है। क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स में फर्क क्या है?
उसमें लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें आपके डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, उन्हें घुमाने के लिए जितनी भी एनर्जी खर्च हो रही है वही आपकी रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी? द एनर्जी व्हिच इज यूज्ड इन द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है ना। एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस। पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को हम रेजोनेंस कहते हैं और इसमें जो एनर्जी खर्च होती है वो रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है, ठीक है ना। और जितने लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर की हमें जरूरत पड़ती है एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। दीज ऑल आर कैनोनिकल फॉर्म्स। ये सब क्या हैं? ये कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। बात समझ में आई है? इन्हें कैनोनिकल फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। एंड दिस इज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, अगर इतनी एनर्जी, अगर इस एक्चुअल स्ट्रक्चर को इतनी एनर्जी दे दी जाए तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा E1 में, और E1 यहां पर आपका पाई भी जाता है। E1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, E1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब E1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर बस हो गया काम भाई, E1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो आपका यानी ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर ER के बराबर एनर्जी किसे दे दी जाए? EA को दे दी जाए तो ये मॉलिक्यूल आपका अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर E1 में से इतनी एनर्जी ER के बराबर एनर्जी निकाल ली जाए तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। तो हम इसे स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी बोल देते हैं, स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी हम इसे कह देते हैं। बात को समझना, ठीक है ना। इसे हम स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी किसकी फिनोमेना थी भाई? ये फिनोमेना थी आपकी रेजोनेंस की। अब हमें ये देखना है कुछ एक और एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर रेजोनेंस के देख लेते हैं भाई। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग यहाँ रेजोनेंस के देख लेते हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में आपका रेजोनेंस आपका पाया जाता है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन, इसमें भी रेजोनेंस होता है। कैसा रेजोनेंस होता है? नाइट्राइट आयन क्या होता है आपका? NO2-1 ये होता है आपका, ठीक है ना। तो देखो N डबल बॉन्ड O और ये एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, और इस पर आपका एक आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? अगर इसका कैनोनिकल फॉर्म बनाओगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी चला जाएगा, और जब यहां चला जाएगा तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, और ये आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये दो कैनोनिकल फॉर्म इसकी बनेगी, ठीक है। यहां ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन एक्चुअल मॉलिक्यूल में देखा जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी है, यहां भी है, दोनों जगह पर आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद है। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा? वो ये होगा। चलो इसी के बगल में बना देते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ है, ये ऑक्सीजन यहाँ है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, और एक माइनस चार्ज है तो -1/2, -1/2 दोनों पे पहुंचेगा, ठीक है वैष्णवी, ठीक है। -1/2 दोनों पर रहेगा, ठीक है ना। और बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी वैष्णवी? बताओ जरा फटाफट। 1 + 1/2, वेरी गुड, यानी 1.5 ये बॉन्ड लेंथ हो जाएगी आपकी। एक बॉन्ड दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, अगर दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपका हाफ हाफ दोनों को मिलेगा, तो 1.5 आपकी ये हो जाएगी बॉन्ड लेंथ। इज इट क्लियर? आरुषि समझ में आया बेटा? यस सर, लेकिन एक चीज पूछनी है। पूछो। सर ऐसे मतलब बेंट मॉलिक्यूल बनाना जरूरी है, और वो जो आपने ट्राइगोनल प्लेनर जैसा बनाया था वो बनाना जरूरी है, या फिर स्ट्रेट लाइंस में भी दिखा सकते हैं? मतलब शेप मैटर करता है क्या? शेप बिल्कुल मैटर करता है बेटा, शेप बिल्कुल मैटर करता है, ठीक है ना। चलो शेप ना भी दिखाओ तो कोई बात नहीं है, नहीं दिखाना शेप, और बोलो। चलो हम बिना शेप की अब दिखाएंगे अब आप लोगों को, ठीक है। अब बिना शेप की दिखाएंगे। आप तो अभी रेजोनेंस को समझो, शेप तो हम बाद में समझाते हैं आपको, ठीक है। सल्फेट आयन SO4-2 होता है भाई। हमने ये लिया सल्फर, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, हम ये जानते हैं H2SO4 का स्ट्रक्चर हम लोग कई बार बना चुके हैं। बस 2 H+ निकाल लो तो ये हो गया आपका -2, हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां हम क्या करेंगे? तो यहां हम ये करेंगे, अगर हमें इसके कैनोनिकल फॉर्म्स यहां पर अगर आपके बनाना है तो एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगा सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा,
ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा भाई, ये हो गया आपका। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? तो एक स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा कि सल्फर पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड से वो ये लग गया, डबल बॉन्ड से वो ये लग गया आपका। तो ये 3 यहाँ पर और भी कई आपके स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, 2 अगल बगल आ जाएंगे, ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएंगे आपके। तो ये कुछ इस टाइप से आपका ये लगता जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के आपके स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में ये ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन आया, यहां ऑक्सीजन आया। अब देखो, एक पाई बॉन्ड 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ 2 जगह तो जाएगा एक पाई बॉन्ड, है ना, ये गया और ये गया। तो आप बॉन्ड लेंथ कितनी कह दोगे, कितनी हो जाएगी बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? 1 + 1/4। अरे एक पाई बॉन्ड 2 ही जगह तो जा रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड सिर्फ यहीं तो जा रहा है और ये वाला पाई बॉन्ड यहां जा रहा है, तो ये चारों जगह पे मौजूद है। नहीं है बस में आरुषि? यस सर। समझ में आया नहीं आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो सर तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों मतलब जो लेफ्ट और राइट में जो ऑक्सीजन है सर, मतलब जैसे आपने लेफ्ट और राइट वाले डबल बॉन्ड बना दिए। चलो अच्छा, एक काम करो, एक काम करो, 2 पाई बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? 4 जगह। 2/4 कर दोगे, 2/4 कर दोगे तो ये अपने आप ही कट कर कितना आ जाएगा? 1/2 ही तो आ जाएगा बेटा। तुम ऐसे कान पकड़ लिया, वैसे पकड़ लिया, तो ये कितना हो रहा है? ये 1.5 ही तो हो रहा है भाई। ठीक है आरुषि? अब बोलो ना। यस सर। हाँ चलो, अब देखो ये तो रही आपकी बॉन्ड लेंथ की बात। अब चार्ज के बारे में बात करें भाई, चार्ज कितना होगा? तो -2 चार्ज है, -2 -2 -2 और ये -2 कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट होना है? 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो -2/4 -2/4 -2/4 ये कर लो, या फिर -1/, खत्म बात। ठीक है, चाहो तो इसे क्या लिख लो? -1/2, एक ही बात होगी। यानी एक माइनस चार्ज 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आया आरुषि? यस सर। ठीक है, तो अब बाकी का अपन लोग कल देखेंगे, कल रेजोनेंस को काफी अच्छे समझेंगे। आज हमने रेजोनेंस के सिर्फ कुछ एक एग्जाम्पल देखे, कल हम लोग ये सीखेंगे कि रेजोनेंस कहां कहां होता है, हम कैसे पहचाने भाई रेजोनेंस कहां होगा कहां नहीं होगा, रेजोनेंस क्या होता है, क्या चलता है इसके अंदर, ये तो हमने देख लिया। पर अभी हम ये नहीं देख पाए कि रेजोनेंस कहां कहां होगा, हम कैसे पहचानेंगे, है ना। तो उस चीज को हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू Thank you, sir.